हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम हैदर है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पावर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो नेशनल ह्यूमन राइट के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, उसके फंक्शन से रिलेटेड क्या कार्य हैं, हम ऑलरेडी ही वीडियो बना चुके हैं, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पावर जानेंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की क्या पावर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की पावर की अगर बात करें तो इनको पावरों को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहली पावर है पावर रिलेटिंग टू इंक्वायरी और दूसरी है पावर रिलेटिंग टू इन्वेस्टिगेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं पावर रिलेटेड टू इंक्वायरी। तो पावर रिलेटेड टू इंक्वायरी में देखिए, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, जब उसके पास कोई भी कंप्लेन आएगी तो जिस तरीके से सीपीसी के अंदर, सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर, सिविल कोर्ट के पास जो पावर होती है उस सूट को ट्राई करने के लिए, और जो सिविल कोर्ट है उसके पास जो उस कंप्लेन की इंक्वायरी से रिलेटेड जो पावर होती हैं सीपीसी के अंदर, वही सारी पावर जो हैं किसके पास होंगी? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास होंगी इंक्वायरी करने की। तो इसको हम पॉइंट वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1 जो पावर की बात करें, पावर ऑफ समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ विटनेस। तो कमीशन के पास ये पावर है कि वो समन भेज सकती है विटनेस को और उनको अटेंडेंस के लिए, मतलब कि उनको कोर्ट में या पेश होने के लिए, मतलब कि विटनेस को बुला सकती है और उनको एग्जामिन भी कर सकती है ओथ के ऊपर। और अगर किस डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, मतलब कि किसी भी डॉक्यूमेंट को जो उसे रिक्वायरमेंट है, उसको लगता है इंक्वायरी के लिए ज़रूरी है, तो उस डॉक्यूमेंट को वो बुला सकती है, मंगा सकती है उस पर्सन से, उन लोगों से, और वो रिसीव कर सकती है एविडेंस ऑन एफिडेविट। एफिडेविट पर जो है, एफिडेविट के साथ साथ वो एविडेंस रिसीव कर सकती है। किसी भी पब्लिक रिकॉर्ड की अगर रिक्वायरमेंट है तो उसकी कॉपी भी वो जो है मंगा सकती है किसी भी कोर्ट से या किसी भी ऑफिस से। इसके साथ साथ वो कमीशन भी इशू कर सकती है विटनेस की एग्जामिनेशन के लिए या फिर डॉक्यूमेंट के एग्जामिनेशन से रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पावर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। तो ये कह रहा है कि कमीशन के पास ये पावर है कि अगर सपोज़ करिए कोई पर्सन है, उसको किसी भी लॉ के अंदर किसी तरह का कोई प्रिविलेज दिया हुआ है, तो कमीशन के पास ये पावर है, वो किसी, अगर उसको लगता है कि उस चीज़ की इंफॉर्मेशन उस चीज़ के लिए ज़रूरी है या उसके पास होगी, तो वो उस पर्सन को बुला सकती है इंफॉर्मेशन के लिए, और वो पर्सन जो है लीगली बाउंड होगा वो इंफॉर्मेशन देने के लिए, चाहे उसको किसी तरह का प्रिविलेज मिला हो, कोई भी लॉ जो उस टाइम पर इन्फोर्स हो उसके अंदर। थर्ड पॉइंट है पावर टू एंटर एनी बिल्डिंग और प्लेस। तो इसमें यह है कि कमीशन या फिर कोई भी अदर ऑफिसर जो कि, मतलब कि गजेटेड ऑफिसर की रैंक से कम नहीं होनी चाहिए, और उसको कमीशन की तरफ से भेजा गया है, तो कमीशन और वो ऑफिशियल जो, मतलब ऑफिसर है, वो किसी भी बिल्डिंग के अंदर किसी भी प्लेस में एंटर कर सकता है अगर कमीशन को ये लगता है, रीज़न टू बिलीव है, कि वो डॉक्यूमेंट, सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर होगा। तो उस डॉक्यूमेंट को लेने के लिए, उस डॉक्यूमेंट की कॉपी लेने के लिए जो कमीशन है या फिर जो ऑफिसर है जो कि, मतलब कि कमीशन के बिहाफ पर आया है, वो किसी भी बिल्डिंग या प्लेस में एंटर कर सकता है। फोर्थ पॉइंट है पावर टू फॉरवर्ड सर्टेन केसेस टू मजिस्ट्रेट। तो इसमें यह है कि अगर कोई भी पर्सन जो है, किसी तरह कोई ऑफेंस किया गया है जो कि आईपीसी के अंदर सेक्शन 175, 178, 179, 180 या और 228 के अंदर जो ऑफेंस दिया हुआ है, अगर इस तरह का कोई भी ऑफेंस किया गया है तो जो कमीशन है वो एज ए सिविल कोर्ट डीम मानी जाएगी। ऐसा माना जाएगा कि वो सिविल कोर्ट है, और अगर कमीशन की नज़रों में, जो मैंने अभी सेक्शन आपको बताए, वो उसको लगता है या उसके सामने जो है वो ऑफेंस हुआ है, तो जो कमीशन है वो उस एक्यूज़ की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद, फैक्ट्स रिकॉर्ड करने के बाद, उस केस को फॉरवर्ड कर सकती है मजिस्ट्रेट के पास ट्राई के लिए।
और जिस मजिस्ट्रेट के पास वो भेजा गया है, फॉरवर्ड किया गया है केस, वो उस कंप्लेंट से रिलेटेड जो है वो केस ट्रायल करेगा, चलाएगा, ट्रायल चलेगा उसका। जो 5th पॉइंट है वो कहता है कि नेचर ऑफ प्रोसीडिंग कैसी होगी, मतलब कमीशन के सामने अगर कोई भी प्रोसीडिंग चलेगी तो वो उसकी नेचर कैसी होगी। तो इसमें कहा गया है कि नेचर ऑफ प्रोसीडिंग की अगर बात करें, जो भी प्रोसीडिंग कमीशन के सामने चली वो ऐसा माना जाएगा कि वो जुडिशियल प्रोसीडिंग है और कमीशन को ऐसे डीम किया जाएगा जैसे कि वो सिविल कोर्ट है, उस सभी पर्पज़ के लिए जो कि सेक्शन 195 में चैप्टर 26 सीआरपीसी के अंदर दिए हुए हैं। अब बात करते हैं दूसरी पावर की, पावर रिलेटिंग टू इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें ये है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए जो कमीशन है इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ के लिए जो भी कोई भी ऑफिसर या कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर स्टेट गवर्नमेंट की, उनको यूटिलाइज कर सकती है, मतलब उनका इस्तेमाल कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो भी ऑफिसर या फिर कोई भी एजेंसी जो यूटिलाइज़ की जा रही है, जो यूज़ की जा रही है कमीशन के द्वारा इन्वेस्टिगेशन पर्पज़ के लिए, तो ये समझा जाएगा जो भी काम वो करेगी, कौन से काम करेगी वो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जो भी वो काम करेगी वो ये समझा जाएगा कि वो काम वो कमीशन के कंट्रोल और डायरेक्शन में कर रहे हैं, कंट्रोल के अंदर रहते हुए कर रही है। अब क्या काम वो कर सकती है, वो समन भेज सकती है, किसी भी विटनेस को एग्जामिन कर सकती है ओथ पे, किसी पर्सन को, उस पर्सन को बुला सकती है, अटेंडेंस के लिए कह सकती है, कोई भी अगर डॉक्यूमेंट है उनके प्रोडक्शन से रिलेटेड, उनको मंगाने से रिलेटेड वो कोई भी वो कह सकती है, उनको मंगा सकती है डॉक्यूमेंट को। किसी भी तरह के कोई पब्लिक रिकॉर्ड है या उनकी कॉपी है पब्लिक ऑफिस से आनी है तो उसकी रिक्वेस्ट कर सकती है। तो ये सारे काम जो भी उस एजेंसी के द्वारा या फिर ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा वो ऐसा समझा जाएगा जैसे कि कमीशन के डायरेक्शन पर या उसके कंट्रोल में रहते हुए ही वो करेगा, मतलब उसके कंट्रोल में और डायरेक्शन के रहते हुए वो करेंगे ये काम, ये सारे। और किसी भी पर्सन के द्वारा अगर कोई भी स्टेटमेंट जो दी जा रही है ऑफिसर के द्वारा या एजेंसी के सामने, मतलब कि ऑफिसर के सामने या एजेंसी के सामने जो कि कमीशन के द्वारा यूटिलाइज़ की जा रही है, तो जो भी स्टेटमेंट वो दी जाएगी वो ऐसा समझा जाएगा कि उस पर्सन ने वो स्टेटमेंट जो है किसके सामने दी है, वो जो एविडेंस जो दिया है एक तरीके से वो कमीशन के सामने एविडेंस दिया है और वो एज ए एविडेंस जो है वो यूज़ होगा कमीशन के द्वारा। और जो ऑफिसर या एजेंसी जो भी यूटिलाइज़ की जा रही है इन्वेस्टिगेशन पर्पस से, तो जो भी उसने इंक्वायरी करी है, जो इन्वेस्टिगेशन की है, उसकी रिपोर्ट जो है वो कमीशन को सेंड करेगी वो ऑफिसर, वो एजेंसी। और उस पीरियड के अंदर जो भी स्पेसिफाई किया गया है कमीशन के द्वारा, उस स्पेसिफिक पीरियड के अंदर अंदर उनको सबमिट करनी पड़ेगी रिपोर्ट। और जब कमीशन को वो रिपोर्ट मिल जाएगी तो जो कमीशन है वो खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, ये देखने के लिए कि जो रिपोर्ट भेजी गई है वो करेक्ट है या नहीं है, तो वो उसके लिए अगर चाहे तो उस पर भी जो है इंक्वायरी कर सकती है, उस पर्पज़ के लिए कि उसकी करेक्टनेस जानने के लिए उस रिपोर्ट की। और इसमें साथ साथ जो है ये भी इंक्लूड है कि वो अगर चाहे तो वो उस पर्सन को भी एग्ज़ामिन कर सकती है जो कि जिनका इन्वेस्टिगेशन किया गया था उस एजेंसी के द्वारा, या फिर मतलब कि जो इंक्वायरी की गई थी उससे, तो उनको भी, उनका भी एग्ज़ामिन कर सकती है, जैसे भी जो है कमीशन को ठीक लगे। तो ये था पावर से रिलेटेड, पावर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के ऊपर, उसके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम हैदर है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पावर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन।